कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स मेन हेडिंग है, एंटीबायोटिक्स तो उसमें एक सब क्लास है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। अच्छा, तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? मैं वो जो हम बैक्टीरिया के लिए देते हैं, अगेंस्ट बैक्टीरिया देते हैं, तब आगे है कि बैक्टीरियोस्टेटिक होती है या बैक्टीरियोसिडल होती है, या ग्रोथ को रोक देंगी या उसको मार देंगी। हाँ बिल्कुल, ये कि एंटीबायोटिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की कोई इन्फेक्शन है दैट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो हम उसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स को मोर एक्यूरेटली एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स। वैसे एंटीबायोटिक्स इज़ अ ब्रॉड टर्म, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का मतलब ये ना कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज़ कॉज करें तो हम उसको किल करेंगे, लेकिन इन क्लिनिकल यूज़ एंटीबायोटिक्स से ज़्यादा मुराद एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स ही होती हैं, ठीक है। हालांकि अगर एक्चुअल सेंस देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स में फिर एंटी फंगल्स एंटी वायरल सब आएंगे, क्योंकि फंजाई जो हैं, फंजाई हैं, वायरसेस हैं और प्रोटोजोआ हैं, ये सब हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, तो बायो की डेफिनेशन में तो आते हैं सब। बट स्टिल क्लिनिकली हमारे यहाँ एंटीबायोटिक से मुराद एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स ही होती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे भी, पहले एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एंटीवायरल्स, एंटी फंगल्स और जो एंटी पैरासिटिक्स हैं वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हाँ, जो अब मैं नहीं अभी हम प्राइमरीली जो एंटी बात कैंसर। करेंगे ना वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की ही करेंगे, ठीक है। तो एनी इन्फेक्शन और अ डिज़ीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और उसको ट्रीट करने के लिए हम जो एजेंट्स यूज़ करते हैं, जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, दे आर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स का एडवांटेज क्या है, उसका पर्पस तो यही हो गया ना कि ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ है, ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन है। एडवांटेज उसका क्या है कि जो ह्यूमन सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो एक डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, और जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो एक डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है ना। बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जैसे कि आप सबको पता होगा। तो इस बात का हमें एडवांटेज हो जाता है कि हमने उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स डेवलप की हैं, और वो हम देते हैं पेशेंट्स को, और डिज़ीज़ जो है ना वो क्योर हो जाती है। बिलफ़र्ज़ अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल और की कंपोजिशन और हमारी सेल वॉल की कंपोजिशन सेम होती, तो फिर तो उसको किल करना मुश्किल हो जाता ना, ठीक है। जैसे अब कैंसर सेल्स की हमारे पास कोई ट्रीटमेंट, कैंसर की कोई ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है प्रॉपर, क्योंकि कैंसर सेल्स तो वही सेल्स हैं जो कि हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, उन्हीं की एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन हो जाती है तो वो कैंसर बन जाता है, ठीक है ना। तो हम उसको क्योर नहीं कर पा रहे, या उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं तो साथ में नॉर्मल सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वही सेल वॉल है, वही कंपोजिशन है जो एक नॉर्मल ह्यूमन सेल की है। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स में हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि जो बैक्टीरिया की कंपोजिशन है सेल वॉल की वो डिफरेंट है, बल्कि इटसेल्फ बैक्टीरिया ही एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोकैरियोटिक है। हमारे जो सेल्स हैं वो हम यूकैरियोटिक हैं, और हमारे सेल्स जो फंक्शन उस तरह से डिज़ाइन है, तो इस बात का एडवांटेज होता है, इस वजह से एंटीबायोटिक सारे इफेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ है, पहले ना प्रॉपर्ली जो हम क्लासेस ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को शुरू करने से पहले कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, बस वो डिस्कस कर लें, फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एंटीबायोटिक्स, यानी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स फर्दर। तो ये एक दो बातें ये हो गई। अब अगली बात ये है कि एक होती है एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी। इसका मतलब ये है कि जब भी पेशेंट हमारे पास प्रेज़ेंट करता है तो हमने अ, क्योंकि जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बेसिकली सडन इन ऑनसेट होते हैं, एंड मे बी पेशेंट पेन के साथ मतलब उसको पेन हो, या उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो, क्योंकि इन्फेक्शन में फ़ीवर हो रहा होता है, या कोई भी ऐसा मसला हो, तो हम उसकी जो एंटीबायोटिक, यानी हम इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि हमारे पास लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स आएँगी, हमारे पास ये पहले ये डिटेक्ट होगा कि कौन-सा ऑर्गेनिज़्म है, फिर हम उसके अगेंस्ट जो है एंटी बैक्टीरियल थेरेपी स्टार्ट करेंगे, बल्कि हम फॉर मतलब एस्टिमेटेड थेरेपी फिर भी स्टार्ट कर देते हैं, ताकि पेशेंट
पेन फ्री हो या उसका फीवर है तो वो कम हो। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं उनसे जो है ना हम थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। वो तो फिर बाद में जब लैब्स आती हैं रिपोर्ट्स उनकी, तो फिर हम देख लेते हैं कि अच्छा ये इस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, ये इस एरिया का पर्टिकुलर इन्फेक्शन है तो ये इस वजह से हुआ होगा। फिर हम उसको चेंज कर देते हैं या डोज जो भी ऑल्टर करनी होती है वो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एम्पिरिक एंटीबायोटिक थेरेपी का यही मतलब है कि हमें हमेशा पेशेंट की रिपोर्ट्स का वेट और उस तरह से वेट नहीं करना होता लैब्स का, बल्कि टू सिक्योर द लाइफ ऑफ द पेशेंट और उसको उसकी जो अपेरेंट कंडीशन है फीवर पेन या जो भी, उसको ट्रीट करने के लिए एम्पिरिकल तौर पे एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक हमारे पास, और वो कुछ फैक्टर्स होते हैं ना उनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर एक कुछ मंथ्स का बेबी आया या 6 मंथ्स या 2 ईयर्स तक, और उसका एक बहुत ज़्यादा फीवर है और सर में दर्द है और हल्की फुल्की नेक रिजिडिटी है, तो हम उसमें मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करेंगे और हम उसको मेनिंजाइटिस की लिए एंटीबायोटिक दे देंगे। हालाँकि अभी हमारे पास उसका टेस्ट या सीएसएफ वगैरह की रिपोर्ट्स नहीं आई और जो बाकी लैब्स होती हैं वो नहीं आई, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि वो एज ऐसी है और वो हमारे पास चिल्ड्रन क्योंकि उसमें वो ससेप्टेबल होते हैं, तो हम उसमें सस्पेक्ट करेंगे कि उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है। जबकि एक अगर कोई एल्डरली आता है इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ, तो हम उसमें इतनी जल्दी सस्पेक्ट नहीं करेंगे कि मेनिंजाइटिस होगा, क्योंकि चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन है मेनिंजाइटिस, ठीक है। उसमें फिर हम उसके एसोसिएटेड साइंस दे के कुछ और सस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी। या ऐसा भी होता है कि कुछ डिजीज़ में अगर जैसे मेनिंजाइटिस ही की एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारे पास इसमें डिफरेंस होता है कि जो चिल्ड्रन में या यानी 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स वालों में जो मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और अगर जो एल्डरलीज़ में अगर मेनिंजाइटिस हो तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है ना कॉज कर रहा होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो उस लिहाज से भी हम अपनी जो थेरेपी है उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं, सम आर बैक्टीरियोस्टैटिक और सम आर बैक्टीरियोसाइडल। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि बैक्टीरियो स्टैटिक जो होती हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, और बैक्टीरियोसाइडल होती हैं कि वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करती हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होती हैं ना, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इस हद तक इनहिबिट कर देती हैं कि इवेंचुअली बैक्टीरिया किल हो जाता है, ठीक है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो सिर्फ ग्रोथ को ही सुप्रेस नहीं करती, बल्कि वो इस हद तक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को इस हद तक इनहिबिट कर देती हैं, इस हद तक कम कर देती हैं कि इवेंचुअली दे आर किल्ड, ठीक है। और जो बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स होती हैं वो तो डायरेक्टली ही जाके बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? जी मैम। हाँ। अच्छा, तो ये 2 टर्म्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन और फिर है मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन। ये जब अच्छा, 1 मिनट पहले मैं आपको बता दूँ, फिर मैं फर्दर बता दूँ। डेफिनेशन देख लें पहले। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होती है कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन इज़ द लोएस्ट एंटी माइक्रोबियल कंसंट्रेशन that prevents visible growth of an organism after 24 hours of incubation. This serves as a quantitative measure, ठीक है। तो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से हमें पता लगती है कि वो कम से कम एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगी, ठीक है। वो कम से कम कंसंट्रेशन हमारे पास होती है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, और इट सर्व्स एज अ क्वांटिटेटिव मेजर। जबकि इसके मुकाबले में जो मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, वो कम से कम कंसंट्रेशन है, वो मिनिमम कंसंट्रेशन है that results in 99.9% decline in the colony count after overnight broth dilute inhibition, जिसमें यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बैक्टीरियल कॉलोनी जो है ना, कंप्लीट बैक्टीरियल ग्रोथ जो है जिस पर ख़त्म हो जाएगी, वो मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। Minimum bactericidal concentration is the lowest concentration of antimicrobial agent that results in 99.9% decline in colony count after overnight broth dilution incubations, ठीक है। अब ये हमारे पास दो जो है ना लेबोरेटरी मेजर्स हैं,
कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है और मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन को, और मोस्ट कॉमनली मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को मुहैया किया जाता है, और उसी की बेस पे जो है ना हम एंटीबायोटिक को और उसकी डोजेस को डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और एमबीसी बहुत कम ही है कि कराया जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमें मिले तो उससे सैंपल लेके हम सेंड करते हैं, और फिर आप लोगों को उसका लेबोरेटरी में इसका टेस्ट हो जाता है और फिर हमें पता लग जाता है कि मिनिमम मैम कंसंट्रेशन मैम ये मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन। अच्छा देखो, बैक्टीरियासाइडल उसके नाम में ही आ रहा है कि इसमें हमने वो वाली कंसंट्रेशन नहीं बतानी कि जिस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, बल्कि हमने वो वाली कंसंट्रेशन बतानी है कि जिस पे 99.9% बैक्टीरिया किल हो गए, ठीक है। ये वो यस मैम। कंसंट्रेशन ऊपर वाली जो थी ना मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, वो वाली कंसंट्रेशन थी जिस पर बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, ठीक है। इसमें देखो डायग्राम में आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये इस तरह से जो है ना ट्यूब्स में सैंपल ले लेते हैं, ट्यूब्स कंटेनिंग वेरियस, और उसमें ना एक तो सैंपल लेते हैं, डाइल्यूट सैंपल लेते हैं, फिर उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं। ट्यूब्स कंटेनिंग वेरिंग कंसंट्रेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स आर इनोकुलेटेड विद टेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक डाली है, 64-32 वगैरह ये ना एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन लिखी हुई है। और सब सब में हमने वो जो अपना सैंपल है जो ऑर्गेनिज्म वाला वो ऐड किया हुआ, ठीक है। फिर क्या होगा कि ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, ठीक है। अब जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग थी ना, 4 है, 8, 16, 32, 64, इसमें तो नो बैक्टीरियल ग्रोथ, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है कि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हुई नहीं है। लेकिन इसमें जो 0.5 में फिर भी थोड़ी सी थी बैक्टीरियल ग्रोथ, कुछ किल हो गए थे लेकिन फिर भी थी, और 1 में भी है और 2 में भी है थोड़ी सी। नहीं, 2 में नहीं है, 2 इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन कम होना यानी विजिबली कम होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये है हमारे पास मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के, इट इज़ द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ इक्वल्स टू इन दिस एग्जांपल, ठीक है। ये जो विजिबल ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया है वो कम हो गई है, जो कि इस डायग्राम में 2 वाली टेस्ट ट्यूब में हमें नज़र आ रहा है। और वो क्या होती है मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन। अच्छा, सब कल्चर इन एंटीबायोटिक फ्री मीडियम एंड मई ग्रोथ आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, और हमारे पास यहाँ पर फिर भी इन सब में फिर भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ है, लेकिन 32 में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। So minimum bactericidal concentration is the lowest concentration of antibiotic that kills 99.9% of the bacteria equals 32 in this example, ठीक है। यानी कि 99.9% बैक्टीरिया जिस पे किल हो रहे हैं वो 32, वो कंसंट्रेशन जो है ना मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन है, और मिनिमम इनहिबिटरी वो लोएस्ट कंसंट्रेशन थी जिस पर विजिबल बैक्टीरियल ग्रोथ कम हुई थी, ठीक है जी। हो गई ये बात? यस मैम, क्लियर है। अच्छा जी। अब ये ना फैक्टर्स जो कि एंटीबायोटिक थेरेपी और एंटीबायोटिक जो एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किन फैक्टर्स पे जो है हमारे पास एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट डिपेंड कर रहा होता है। सबसे पहले तो लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है, बिल्कुल बाकी ड्रग्स की तरह कि वो जितनी लिपिड सॉल्युबल होंगी उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, और जितनी लेस लिपिड सॉल्युबल होगी ड्रग उतनी वो कम इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। फिर है मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट की ये बात है कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली होती है ना उनका जो एक्शन है वो इट टेक्स टाइम, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाली होती हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं,
ठीक है। फिर है प्रोटीन बाइंडिंग, तो जो एक्सेसिवली प्रोटीन बाउंड होती है तो वो लेस पेनिट्रेट करती है इनटू द टिश्यूज़, ठीक है। तो उसका जो वो लेस इफेक्टिव होती है इस तरह से, क्योंकि वो टिश्यूज़ में तो इतना जा ही नहीं रही है। और जो लेस प्रोटीन बाउंड होती हैं और ज़्यादा टिश्यूज़ में पेनिट्रेट करती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। फिर है ससेप्टिबिलिटी टू ट्रांसपोर्टर्स एंड इफ्लक्स पम्प्स। हाँ, अब जो ड्रग्स हमारे पास ना सेल्स में ट्रांसपोर्टर्स होते हैं और इफ्लक्स मतलब सेल से बाहर आना, ठीक है। तो इफ्लक्स पम्प्स होते हैं, तो अगर कोई ड्रग ऐसी है जो किसी ट्रांसपोर्टर से बाहर आ सकती है, यानी वो ट्रांसपोर्टर उसको बजाय इसके कि वो अगर वो इन द सेल गई है तो वो उसको इन द सेल ही रखे, उसको आउट ऑफ द सेल मूव कर देता है। या इफ्लक्स पम्प्स होते हैं, अगर उनसे वो बाहर मूव कर जाए तो फिर उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कम हो जाता है। असल में होता ये कि ड्रग तो हमने बाहर से दी है ना, तो अब उसका सेल के जब वो टिश्यूज़ के अंदर जाएगी, सेल के अंदर जाएगी तो उसकी वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और आउट सेल के बाहर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो ऐसा हो सकता है कि हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो किसी ट्रांसपोर्टर या फ्लक्स पम्प से मूव कर जाए, ठीक है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जो ड्रग्स फिर इनके ससेप्टेबल होती हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाता है। फिर कुछ पेशेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अगर यानी बाज़ एंटीबायोटिक्स एल्डरलीज़ में इफ़ेक्टिव होती हैं, यंग एज में या चिल्ड्रन में नहीं इफ़ेक्टिव होती। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स हमारे पास चिल्ड्रन में इफ़ेक्टिव है, एडल्ट्स में नहीं है। फिर कुछ जो उसमें है पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है कि अगर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव नहीं होती, ठीक है। फिर उस पे और जो है ना, वैसे हेल्दी स्टेट ऑफ द पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट का लिवर हेल्दी नहीं है जिससे जो है उस ड्रग ने मेटाबलाइज होना है, तो उसकी तो यानी वो ड्रग उतनी जल्दी मेटाबलाइज नहीं होगी, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा इन द बॉडी, तो उसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। फिर पेशेंट की के किडनी फंक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सक्रीट आउट ड्रग्स ने किडनी से होना होता है। तो और फिर बाज़ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि हाँ, वो फिर प्लाज़्मा लेवल उनका रेज़ कर जाता है और उनकी हाफ़ लाइफ़ जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर बाज़ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो कि डायरेक्टली किडनी फंक्शन को, उसके जो जीएफआर है, क्रिएटिनिन लेवल्स होते हैं, उनको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो ये सारे पेशेंट फैक्टर्स हैं कि पेशेंट की अपनी जनरल स्टेट पे भी, जनरल स्टेटस ऑफ हेल्थ पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। फिर है सेफ्टी ऑफ द एजेंट, यानी कि जो हमारे पास एजेंट मतलब जो ड्रग है ना, या जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, उसकी बात हो रही है कि उसकी सेफ्टी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी सेफ़ है। इन दैट सेंस के बाद जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वैसे ही क्या कहते हैं, कुछ म्यूकोज बोन मैरो डिप्रेशन करा देती हैं, कुछ लिवर फेलियर करा रही हैं, कुछ हम आगे पढ़ेंगे जैसे कुछ जैसे मैंने अभी बात की रीनल डैमेज भी करा देती हैं, कुछ ये होती हैं हेपेटोटॉक्सिक होती हैं, ऑटोटॉक्सिक होती हैं, ईयर के लिए ईयर इन्फेक्शंस करा देती हैं इस तरह। तो सेफ्टी ऑफ द एजेंट भी देखना होता है कि हम जिस पेशेंट को जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एक तो उस पेशेंट की अपनी कंडीशन कैसी है कि उस पर वो एंटीबायोटिक असर करेगी कि नहीं करेगी, और ये जो एजेंट जो भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट है वो कैसा है, वो इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। फिर कुछ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, जो आर ओ है ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इस पर इस तरह से डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द पेशेंट ना, कि अगर तो इन्फेक्शन इतना सीवियर है तो हम प्रेफर करेंगे कि हम इंट्रावीनस एंटीबायोटिक दें, कोई ऐसी एंटीबायोटिक दें जो कि जिसका वो शॉर्ट हो, जिसका ऑनसेट रैपिड हो, और जो उसको हम इंट्रावीनस दे दें, तो ताकि जो है ना पेशेंट बेटर फील करे। लेकिन अगर पेशेंट का इन्फेक्शन इतना सीवियर नहीं है तो हम उसको ओरल एंटीबायोटिक्स पे भी रख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर है कॉस्ट ऑफ थेरेपी। कॉस्ट ऑफ थेरेपी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास पेशेंट्स हैं उनको फिर हम एक्सपेंसिव थेरेपी नहीं दे सकते। यानी बेशक वो ड्रग इफ़ेक्टिव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग, लेकिन अगर वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है तो पेशेंट तो लेगा ही नहीं, तो कंप्लाइंस का इशू आएगा। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ थेरेपी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिर हमारे पास डोजिंग है, तो डोज़ को एडजस्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो
उसको हमने किस तरह से देखना होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ये बता दें कि अभी तक जो बातें की हैं वो सबको समझ आ गई? जी मैम समझ में आ गई है। मैम ये ट्रांसपोर्टर का एक दफा दोबारा बता दें। ट्रांसपोर्टर का दोबारा बता दें। मैंने कहा था कि हमारे पास सेल में ना कुछ ट्रांसपोर्टर्स, वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे भी होते हैं जिनसे वो इस ड्रग को जो है ना आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई ड्रग ऐसी है जो कि इन के ससेप्टेबल होती है कि वो ट्रांसपोर्टर इसको आउट ऑफ द सेल मूव कर दें, या इफ्लक्स पंप होते हैं जो कि ड्रग को आउट ऑफ द सेल मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ड्रग ऐसी है जो कि मतलब वो इनसे इफेक्ट होती है तो फिर उसकी जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा, ठीक है जी। जी मैम मोस्टली एंटीबायोटिक्स मतलब इस वजह से भी उनका एक्शन रिड्यूस होता है कि उनका इफ्लक्स पंप ज्यादा होता है। हाँ ऐसा है, ठीक है। जैसे एक फैक्टर ड्रग रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। हाँ एक फैक्टर जैसे ड्रग रेजिस्टेंस भी हम आगे पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एंटीबायोटिक्स के इनइफेक्टिव होने का। उसी तरह से इफ्लक्स पंप्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके वो होने का। ठीक है जी। अच्छा चलें अब हम डोज को देख लेते हैं, डोज कैसे मैनेज करनी है। उसमें ना हमारे पास एक होती है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग और एक होती है टाइम डिपेंडेंट किलिंग, ठीक है। तो इन दो इफ़ेक्ट्स से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमने कितनी डोजेज रखनी है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग और टाइम डिपेंडेंट किलिंग क्या होती है। अच्छा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया की बैक्टीरियल किलिंग है ना, यानी जो इसका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है ऑफ द ड्रग, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, ठीक है। और कि वो कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है तो फिर उतनी ज़्यादा किलिंग होगी, यानी उतना ज़्यादा उसका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होगा, आसान लफ्ज़ों में। और टाइम डिपेंडेंट किलिंग ये है कि वो जब एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है ड्रग का वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी देर तक एंटीबायोटिक माइक ऑफ कर लें। अब हम एक दोनों की चली गई, दरवाजे पे इंतजार हो रहा है, बाबा कब आएंगे। बाबा अपने टाइम पे आएंगे और ये बाबा अनाया ये फिर भी क्या करती हो पुत्र है, बाबा अपने इंतजार में आएंगे।